ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। अलग अलग राज्य सरकारों ने खर्चे में कटौती शुरू कर दी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकारों ने यह कदम उठाया है, लेकिन विपक्षी दल खर्चे घटाने की अपील की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट संकट के खिलाफ एकजुट प्रयास अभी भी नहीं दिख रहा है। विपक्षी दल सरकार की कोशिशों में राजनीतिक मौका देखते नजर आ रहे हैं। दूसरे कई देश क्या उपाय कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। ऐसे में सवाल है कि क्या संकट की घड़ी में भी राजनीतिक एकता संभव नहीं है? अगर सरकार कहीं गलती कर रही है तो क्या विपक्ष को विकल्प नहीं सुझाना चाहिए? क्या देश की जनता कुछ समय आर्थिक संयम के लिए तैयार है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप एक तरफ इनको कह रहे हो कि गैस मत इस्तेमाल करो, पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, किफायत करो, और दूसरी तरफ रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल कंजर्वेटिवली यूज करना चाहिए, तो ये तो देश हित की बात है। विपक्षी को कोई भी जनहित में कार्य होते हैं तो इनको दिखाई नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना, ऊर्जा का संरक्षण करना, राष्ट्रीय जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, उसका आज मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है। वाकई में ही आप मेट्रो से जाया करोगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे तो हर मंत्री ने, किसी ने 5 गाड़ी ले रखी है सरकार से, किसी ने 8 ले रखी है। चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी को स्थिति की गंभीरता का आभास हुआ। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलुक नागर हमारे साथ हैं, महासचिव आरएलडी के प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं, सीपीआई के नेता हैं अजय बंसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के, और अनंत विजय सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रदीप भंडारी जी आप ही से। प्रदीप भंडारी जी, क्यों पीएम की अपील पर विपक्ष को इतना एतराज है? देखिए, विपक्ष के लिए राजनीति सर्वोपरि है, राष्ट्रनीति सर्वोपरि नहीं है। आज ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में जो गाड़ियां हैं उसको कम कर दिया, 50% से कम कर दिया, परंतु शीशमहल में रहने वाली आम आदमी पार्टी और भगवंत मान तो अपने काफिलों में गाड़ी बढ़ा ही रहे। आज जब वो दिल्ली के अंदर आए तो काफिलों के अंदर एक गाड़ी कम छोड़िए, काफिलों के अंदर गाड़ियां इनकी बढ़ गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है, दुनिया में भारत के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। आज भारत ने अपनी एलपीजी प्रोडक्शन को 30,000 मेट्रिक टन से बढ़ाकर, एमएमटी से बढ़ाकर 50,000 एमएमटी कर दिया है, मिलियन मेट्रिक टन। तो आज भारत के अंदर जब हर व्यक्ति देश हित में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो विपक्ष के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं
कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वो देश के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक अवसरवादिता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर हो जाए, ये वो स्टेटमेंट देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, पर क्या राहुल गांधी अपने विदेशी हॉलिडे कम करने की बात करेंगे? क्या प्रियंका वाड्रा अपने विदेशी हॉलिडे कम करने की बात करेंगी? क्या कांग्रेस की सरकारें जहां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के अंदर हैं, जहां पे उन्होंने एमपीज और एमएलए की सैलरी बढ़ा दी, क्या उसमें कटौती लेंगे? क्या गाड़ियों के काफिले को कम करेंगे? देश हित के लिए क्या कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। कोरोना काल आया था, इन्होंने वैक्सीन के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो है झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया। निकला क्या नतीजा? 140 करोड़ देशवासियों ने 2-2 वैक्सीन के डोज लगाए। कांग्रेस के नेता भी चोरी चिपके मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई, पर उन्होंने भ्रम तो फैलाया। वापस से मैं पूछता हूं, अजय जी, आज आपसे जी न्यूज के नंबर 1 शो से निवेदन करना चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता बाद में है, देश के नागरिक पहले हैं। मजाक, मस्ती, मस्करी, ये ढींग आंकना, ये सब छोड़िए। आज कहिए कि राहुल गांधी ने गलत किया अभी तक अपने काफिले को कम नहीं करके। कहिए कि कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने गलत किया अपने काफिले को कम नहीं करके। आपको ये मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, देश हित को सर्वोपरि रखो। इंदिरा गांधी को याद करो, जिसने गोल्ड लोगों को कहा था कि गोल्ड मत बाय करो। याद करिए जवाहरलाल नेहरू को। मेरा सवाल अभी अजय जी से, और मैं चाहूंगा कि महंगाई होती है, मैं चाहूंगा कि सभी अपनी बारी में बोले ताकि ये चर्चा सार्थक हो सके। मैं अजय जी, जब वैश्विक तेल संकट, ऊर्जा संकट है, कई देश इससे निपटने के लिए उपाय कर रहे हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं। कई सारे देश हैं जिन्होंने बहुत सारे उपाय किए हैं। कोई 4 डेज कर चुका है, तो कोई ईंधन में कटौती कर रहा है। हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहा है। अब बांग्लादेश, ऑफिस का समय घटा दिया गया। पाकिस्तान की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, सरकारी वाहनों में 50% ईंधन की कटौती हो गई है। फिलीपींस देख लीजिए, सरकारी दफ्तरों में 4 दिवसीय वर्क वीक कर दिया गया है। थाईलैंड, स्पेन, हंगरी। तो क्या भारत को भी ये उपाय नहीं करना चाहिए? और अगर इस उपाय के लिए अपील की जा रही है तो ये अपील भी नहीं होनी चाहिए। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक पर आज ये जो है डिबेट रखा है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सारी डिबेट और सारी चीज़ें और सारी चर्चाएं और सारी जो व्यवस्था करनी है वो 4 मई के बाद ही याद आया है। हम तो देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री बहुत पहले से शुरू कर दिया था। बहुत सारे डेवलप कंट्री जब हार्मुज पे मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा अजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है। खबर यह है कि पीएम की अपील पर सीएम धामी ने भी फैसला किया है। उत्तराखंड में सरकारी बैठकें अब ऑनलाइन होंगी। हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे होगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। निजी क्षेत्र को सीएम धामी की सलाह है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे। हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे रहेगा और जितनी भी सरकारी बैठकें हैं अब वो ऑनलाइन होंगी। अजय जी, अपनी बात कंप्लीट करें। अजय, प्रत्युष जी, प्रधानमंत्री जी ने 5 बजे ये घोषणा की थी। 2-3 जो उपदेश दिए थे उन्होंने, पर दिक्कत क्या है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आपने देखा 8 बजे किस तरह से जामनगर में जाम फैला दिया। गाड़ियों का काफिला लेकर 100 गाड़ियों से ज्यादा वो रोड शो करते रहे। 4 मई के पहले क्या क्या नहीं किया, कौन नहीं देखा? क्या सारे संकट 4 मई के बाद ही आए हैं? यह समझने की बात है कि कौन इस देश में पॉलिटिक्स कर रहा है, किसको इस देश की राजनीति सिर्फ चाहिए, या इस देश के राष्ट्र हित चाहिए, या इस देश की विनाश नीति में आगे बढ़ रहा है। सच तो यह है, जब विश्व के लोग तैयारी कर रहे थे अपने देश की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा उनको मिले, भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ विपक्ष को गाली देना और देश में घूम घूम करके गाड़ियों के काफिलों के साथ प्रचार कर रहे थे। चलिए, मैं मान लिया कि उन्होंने, ईश्वर ने उनको सद्बुद्धि दी, कहा कि विदेश नहीं जाना है, और वो उन बेचारे, वो तो 2 रखा है उन्होंने विमान, 8 दूना 16,000 करोड़ का, तो उनकी मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो कल पुर्जा उसका खराब हो जाएगा, फिर बनवाने में पैसा खर्च होगा। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी देश हित में वो विदेशी दौरा करेंगे, भ्रमण करेंगे। अजय जी, लोग कह रहा है कि भाई अजय जी, 10 सेकंड, क्या ये अपील देश में, बहुत सारे उत्तर दिए। अजय जी, क्या इस देश के अंदर ये पहली बार ये अपील की गई है कि सोना कम खरीदे, ईंधन को बचाएं? क्या ये पहली बार हो रहा है? मुझे बता दीजिएगा ईमानदारी से।
क्या ये पहली बार हो रहा है? अरे भाई, जब भी अपील की गई थी, कभी भी पहले भी, तो उस समय की देश की परिस्थितियों के बारे में सरकार ने जनता के बीच जाकर के बात रखी थी। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख तक जो है चुनाव प्रचार में थे, उनको देश की कोई चिंता नहीं थी। जब अब चुनाव खत्म हो गया है, उससे पहले देश की मीडिया भी और प्रधानमंत्री और भाजपा समेत सभी लोग सब चंगासी का नाटक कर रहे थे, जबकि हमारे सभी नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने इस बात को लगातार कहा कि देश में एक भयंकर संकट की नौबत आ रही है। देश के सरकार को विपक्षी दलों से बैठकर वार्ता करके और उसके निदान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। अभी भी प्रधानमंत्री दोहरा चरित्र जी रहे और भाजपा के लोग दोहरा चरित्र जी रहे हैं। देश के अर्थनीति को नीचे गड्ढे में डालने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया। आज 28 बिलियन डॉलर जो आपका फॉरेन रिजर्व था, एक महीने में 38 बिलियन डॉलर जो है यहां से निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। एक साल के अंदर 12% रुपया जो है डॉलर के बनस्पत नीचे गिर गया, डिवैल्यूएट हो गया, जो एक तरह से इकोनॉमी की सही हालत को दर्शाता है कि कितने नीचे स्थिति में हम हैं। प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। जवाब ले लीजिए, चाइना निर्भरता पूरे देश को बदल दिया। प्रधानमंत्री जवाब ले लीजिए, कोई चर्चा नहीं हो रही है जवाब और ये उपदेश से नहीं काम चलेगा। अजय जी जवाब ले लीजिए। ज्ञान देने से पहले प्रदीप जी एक पॉइंट विपक्ष का ये है कि जो अपील अभी की जा रही है वो अपील पहले भी की जा सकती थी, चुनावी रैलियों और जनसभाओं से पहले भी, चुनाव के खत्म होने के बाद नहीं। यह विपक्ष का एक पॉइंट है जी। मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, अभी की बात, ये राहुल गांधी मस्कट में छुट्टी मनाने गए थे। मैं कहता हूं कि अजय जी, अभी तक कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आपने क्या कदम लिए हैं उन राज्य सरकारों में जनता को सहूलियत देने के लिए? भाई, पेट्रोल और डीजल के दाम तो देश में कहीं नहीं बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? अब आप पूछ रहे हैं कि भाई तब सरकारें क्या कर रही थी। अब मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से जवाब दूंगा और ध्यान से सुनिएगा अजय जी, और बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। पहले हम कितनी कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे तेल? जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था 27 कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। 2 महीने के अंदर हमने कितनी कंट्रीज को बढ़ा दिया? 40 कंट्रीज को बढ़ा दिया। एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल जब क्राइसिस शुरू हुआ था कितने थे? 11 थे। अब कितनी स्थिति हो गई? 22 हो गए। जब क्राइसिस शुरू हुआ था तब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने थे? 13,896। क्राइसिस के 2 महीने बाद कितने बढ़ गए? 25,600 हो गए। आपने कहा कि भाई एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर्स आपके समय 14 करोड़ थे, हमारे समय 33 करोड़ होगा, और सबके घर पे गैस सब्सिडाइज जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 28% जो है इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। उत्तर सुन लीजिए फ्रांस के अंदर 15% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। फ्रांस के अंदर 28% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। यूरोपियन यूनियन के अंदर $1 पर गैलन से बढ़कर हो चुका है $4 पर गैलन। अमेरिका के अंदर, चीन के अंदर तक बढ़ चुका है। आपको तो 10 सेकंड उत्तर देने दीजिए। बात करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, हो गया ना बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तभी आपको रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद नहीं हो रहा है। अब इनको रोकिए। अजय जी बोले। अरे भाई, डिबेट है, अब हो गया, डिबेट है, भाषण बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में लोगों के जेब को कतरने का काम 44 लाख करोड़ रुपया लूटा। जब इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल तेल था, 1 रुपये 1 पाई नहीं कम हुई किसी की। जहां तक बात है, जब सब ठीक चल रहा है, 27 के बदले 41 देश से आप ला रहे हैं, तो फिर संकट किस बात की है भाई? क्यों संकट आ गया? फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये सच्चाई समझिए। विश्व स्तर पर संकट है, और पहले जब भी सरकारें होती थी, हर सरकार ने उसको बताया जनता के बीच, छुपाया नहीं चुनाव लड़ने के लिए। 2 महीने से ज्यादा एक्सटेंड हो गया। फिर बीच में बोल रहे हैं नहीं, 2 महीने नहीं। ये क्राइसिस जब आपके जब वो फादरलैंड गए थे ना प्रधानमंत्री जी अपने, उस समय भी एक क्राइसिस थी। विश्व को पता था कि इजराइल के यहाँ जब जाकर के अपना अजय भाई पीछे समय भी वहाँ वेस्ट एशिया की क्राइसिस हमारा अब पूरा विश्व जानता था। अरे पी चिदम्बरम जी को भूलिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी कर दिया। अभी उन्होंने सरकार मोदी जी ने जो किया वो सही किया। मुख्यमंत्री ठीक हो जाएगा। मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुक कर रहा हूँ। संजीव झा जी, क्या संकट से निपटने में सरकार की तरफ से प्रबंधन बेहतर नहीं है? संजीव झा जी, ये नाटक बंद कीजिए।
देश की जनता पूछ रही है। संजीव झा जी, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि आप एक करके बोले प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने शुरू में ही सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन में किया, मैं फिर कर रहा हूं, अपनी अपनी बारी में बोले, वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। संजीव झा जी को रखिएगा मेरे साथ, सिंगल फ्रेम में रखिए। अगर इसी तरीके से सब एक साथ बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। संजीव झा जी, मुश्किल ये है कि प्रदीप भंडारी एंकर भी बहुत खराब थे, प्रवक्ता भी बहुत खराब है। मुझे लगता है कि जिसकी बारी आ जाए उसको बोलना चाहिए। पर्सनल लाओ प्लीज। मुझे ये लगता है कि एक बात समझिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रबंधन करना उनकी जिम्मेदारी है, चुनाव के प्रबंधन के बजाय। लेकिन प्रधानमंत्री को हमेशा देखा गया कि देश और चुनाव में चुनना हो तो चुनाव को चुनते हैं, देश को नहीं चुनते। वो चुनाव का प्रबंधन पहले करते हैं, देश का प्रबंधन बाद में करते हैं, और उसका नुकसान 12 साल से देश झेल रहा है। एक बात बताइए, सभी प्रवक्ताओं ने कहा और बिल्कुल ठीक कहा कि 3 महीने से सभी अलग अलग कंट्री अपनी तैयारी कर रहा था कि किस तरह से इस चुनौती को हम देखेंगे, इस चुनौती से कैसे सामना करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे। मैं कहता हूं कि जो बात आज प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री अगर बंगाल के चुनाव में ऑनलाइन रैली कर लिए होते, कितना बड़ा मैसेज जाता। लेकिन तब तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। प्रधानमंत्री 2 दिन 3 दिन पहले आपने देखा सोमनाथ मंदिर में प्रोग्राम में देखा किस तरह से एयर शो हुआ, तमाम तरह की चीजें हुई। तो अब लगता है कि आपको देश की चिंता नहीं है। अगेन संजीव झा जी, मैं माफी के साथ एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने पॉइंट उठाया, आपने ये कहा कि पीएम को ऑनलाइन रैली करनी चाहिए थी जब चुनाव हो रहा था। आप बतौर विपक्ष, आपके पास भी सुझाव हैं? कितने विपक्षी नेताओं ने ऑनलाइन रैलियां की हैं जिन प्रदेशों में चुनाव था? बताइएगा। अच्छा एक बात बताइए ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो चिंता प्रधानमंत्री, चलिए आपने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग नहीं मान रहे थे, वो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे थे। विपक्ष के किस नेता ने उस दौरान ऑनलाइन रैली की है? बताइए। एक मिनट, चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना देश की, तो चिंता ऐसे कहने से तो नहीं होगा ना, कुछ करके दिखाते। एक बात। दूसरी बात की जानकारी यह मिल रही है कि रसिया से गैसेज आने थे और अचानक उसको रोक दिया गया। क्यों आप मजबूर हो रहे हैं अमेरिका के सामने? क्या कोई एपिस्टीन फाइल की चिंता है आपकी? भाई चाइना तो नहीं सुन रहा है ना, आप क्यों मजबूर हो रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मजबूर है, देश मजबूर क्यों हो? तब ये कह रहे हैं कि इस देश को मजबूर नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। यहां तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काफिला कम कर देंगे और तमाम तरह की आप पीआर स्टंट कर रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए जरूरी कदम उठाने थे वहां कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो देश आपसे पूछना चाहता है ना कि आप मजबूर हैं, आप ट्रंप के आगे नतमस्तक क्यों हैं? क्यों नहीं हम रसिया से तेल खरीदेंगे? भाई चाइना खरीद रहा है, हम भी खरीदेंगे। क्यों मजबूर हो जाते हैं आप? तो मुझे लगता है कि मजबूत कदम लेने की जरूरत थी, जहां प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मजबूर है तो प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अगर आप दबाव झेल नहीं सकते तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप भंडारी। अगर प्रधानमंत्री मजबूर हो जाए, मैं जवाब देना चाहिए। एक सेकंड सुनिए। पहले तो ये झूठे लोग जो अभी अपने काफिले में 15-15 गाड़ियों के साथ में घूम रहे हैं, जो जाके कलकत्ता के अंदर प्रचार कर रहे थे, उनको ये तक नहीं पता था कि तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है। वो अरविंद केजरीवाल जो अभी पंजाब के अंदर, इनके कोई दायित्व नहीं है। पंजाब में जो आदमी अभी चुनावी प्रचार कर रहा है, पंजाब के शीश महल के अंदर बैठे हुए, जिनके मुख्यमंत्री टन टून होते हैं पंजाब की असेंबली के अंदर, जो डोप टेस्ट नहीं अभी करा पा रहे, वो किसी को ज्ञान ना दे। इन्होंने बोला कि हम रशिया से तेल नहीं ले रहे, ये रहा इनका झूठ। भारत रशिया से तेल ले रहा है। इनकी सोच देश विरोधी है। ये क्या चाह रहे हैं कि जैसे नेपाल में हो गया, जैसा बांग्लादेश में हो गया, वैसे सत्ता के जो सड़कों पे लोग आ जाए, देश के लोकतंत्र को खत्म करे और एनआरकी केजरीवाल को सत्ता में बैठा दे। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। अब इन्होंने बोला कि 2 महीने हमने क्या किया। वापस से बोलता हूं, एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल 11 से 22 बढ़े, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर 13,000 से 25,000 बढ़े। मुझे बताइए, चलिए देश को अपील 2 महीना पहले क्यों नहीं किया? बैठे सभी लोग ओपन चैलेंज। ऐसा कैसे 2 महीने तक भारत के अंदर 1 रुपए पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा? अभी भी 1 रुपए पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा। 140 करोड़ का देश है, मतलब सरकार कुछ ना तो कर रही होगी कि ऐसे ही जो है ऊपर से आया पेट्रोल डीजल गुम हो गया, जादू हो गया, केजरीवाल जी का नहीं चल रहा। भैया पेट्रोल डीजल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने आम आदमी के राहत के लिए वो स्टेप लिए। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने वो कट किया, वो लॉस किया। इस 2 महीने के दौरान कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत में कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इसे तो आप मानेंगे ना?
प्रत्युष में आपको एक आंकड़ा देता हूं जी कि जब जब पेट्रोल क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए, इंडिया में पेट्रोल के रेट नहीं कम हुए, पेट्रोल के रेट वही थे। और उसको दूसरी तरह से समझिए कि आपका अपने अर्निंग का 17% खर्चा आपको अपने पेट्रोल पे होता है। एक भी कंट्री बता दीजिए जहां 5% से ज्यादा वहां के लोगों की अर्निंग का खर्चा होता हो, इनकम खर्चा होता हो। मतलब यह है कि उस कंट्री का प्राइस पहले से बहुत नीचे था और अब बढ़ाया गया, लेकिन आपने पहले से ही इतना बड़ा प्राइस कर रखा था जिससे लोगों का चूना पहले से ही लग रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक गंभीर बात बता रहा हूं जी आपको, अभी भी जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं, प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 गाड़ी से प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो सके, पहले क्यों इतना काफिला था? और अगर काफिला की जरूरत है तो काफिला देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, उसे कोई पीआर स्टंट नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी तरह का, वैसे भी देश में लोग बहुत नाराज है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी सिक्योरिटी लेकर के चले, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जो कौशल पोस्ट पे सुरक्षा के जिस तरह के मानदंड को पूरा करते हैं उनको अपना मानदंड पूरा करना चाहिए। आपको रसिया के सामने नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने कहा रसिया से तेल खरीदा, मैं दावा करता हूं आपके चैनल पे बताएं कि लास्ट परचेज कब हुआ है रसिया से, तब मैं समझ जाऊं। प्रदीप जी, प्रत्युष जी, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा सुनिए, इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भारत के अंदर तेल के प्राइसेस पहले से ही बढ़ रहे हैं। तब सुनिए, दुनिया भर में तेल के प्राइसेस का है। हांगकांग में पेट्रोल पर लीटर 295 रुपीस है, सिंगापुर में पर लीटर 240 रुपीस है, नेदरलैंड्स में 225 रुपीस है, जर्मनी में 205 रुपीस है, फ्रांस में 200 रुपीस है, यूनाइटेड किंगडम में 195 रुपीस है, इसराइल में 185 रुपीस है, जापान में 160 रुपीस है, भारत में 95 रुपीस है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम रेट है। और दुनिया की, भारत के अलावा कोई दुनिया में मुल्क नहीं है जहां 20 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आपको जलन इसी बात की है कि सड़कों पे लोग निकलकर केजरीवाल को गद्दी पे क्यों नहीं बैठा रहे। इस जन्म में तो केजरीवाल गद्दी पे नहीं बैठने वाले, क्योंकि इस जन्म में लोकतंत्र बचेगा, केजरीवाल को पंजाब से भी सत्ता से हटाएगा। दिनेश वासनी जी, जब पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, बाकायदा उन्होंने कहा भी है कि 60 दिनों का कच्चा तेल का पर्याप्त स्टॉक है, एलएनजी का हमारे पास 60 दिनों का बैकअप है, एलपीजी रसोई गैस 45 दिनों का स्टॉक हमारे पास है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 90 दिनों के मानक के मुकाबले भारत के पास फिलहाल 76 दिनों का भंडार है, लेकिन भविष्य में हम इस भंडार को और बढ़ाएंगे। तो क्या इस पर भी यकीन ना किया जाए? दिनेश वासने जी, इस पर भी यकीन ना करें? प्रत्युष जी, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं बिल्कुल सर, आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके सब बोलेंगे। और आप भी पहले मुझे अपना 1-1.5 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछना हो पूछ लीजिएगा। और प्रदीप भंडारी की जो कोकोफोनी है उसका हिम्मत दिखाइए कि उसको फीडर को बंद रखिए, वो सबको इंटरप्ट कर रहा है। किसी की आवाज बंद नहीं करता सर, बाकी चैनल में होगा, मैं किसी की आवाज बंद नहीं करता, मैं अनुरोध करता हूं अपने मेहमानों से। जी आप बोले। देखिए, सीधी सादी बात है, हम इस स्थिति से बच सकते थे, पेट्रोलियम क्राइसिस से तो निश्चित तौर पे। हमारी विदेश नीति को इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर करा दिया गया, वो मोदी जी का फेलियर है। अदरवाइज हॉर्मुज से जिन देशों की दोस्ती है ईरान से, और जिन देशों ने ईरान पे हमले को समर्थन नहीं दिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको क्राइसिस हो रही है दूसरे तरीके से। आप जाके चेक कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने अमेरिका के सामने एपिस्टिल फाइल के चक्कर में रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, इजराइल चले गए, अयदतुल्लाह खमानी साहब का मर्डर हुआ, अमेरिका और इजरायली सेनाओं द्वारा, इन्होंने उसकी निंदा तक नहीं की, जबकि ईरान हमारा 2500 साल पुराना देश है, दोस्त है, हमारी सभ्यताओं में लेना देना है उनसे, हमारी संस्कृति में लेना देना एक दूसरे से, उससे दोस्ती तोड़ी, जबकि भारतीय जनता उनके साथ है। तीसरा, अगर इतनी बड़ी क्राइसिस है, पूरे देश में इन्होंने कंफ्यूजन फैला दिया, बेहतर ये होगा कि मोदी जी गद्दी छोड़ दें, किसी और को प्रधानमंत्री पद दे दें। इनसे अब देश नहीं चलेगा। एक फॉरेन सर्वदलीय बैठक बुलाएं और वहां ईमानदारी से बताएं कि क्राइसिस क्या है। क्राइसिस ये भी है कि ये पूंजीपतियों के टैक्स माफ करना बंद करें, अपनी विदेश यात्राएं तुरंत बंद कर दें, बिल्कुल ना जाएं। और जो इन्होंने असम में नंगा खेल खेला, 1100 गाड़ियों का काफला, उसकी हेमंत बिस्वा शर्मा की ओथ में, उसको बंद करें।
और जो इन्होंने अभी एक गफलत फैलाई है स्टेटमेंट से, अरे भाई साहब पूरा व्यापार बैठ जाएगा, व्यापार बैठेगा, इकोनॉमी और बैठेगी। जो कोरोना में बेवकूफी की इन्होंने वो फिर अब कर रहे हैं। ठीक है मलूक नागर साहब, मतलब बहस यहाँ पर है, इनकी आर्थिक नीति बहस यहाँ पर इनकी ऐसी चल रही है जैसे ये यहाँ का पैदा किया हुआ संकट हो, ना कि बिल्कुल 90% यहाँ का पैदा किया हुआ है। मतलब ये इंटरनल संकट पैदा किया गया है, इसका ग्लोबल संकट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बाकी देश अपने यहाँ पर क्यों बचत कर रहे हैं? मलूक नागर साहब क्यों मुझे एक बात बताइए, जितने रूस से तेल खरीदना क्यों बंद किया आपने? रूस से तेल खरीदना एक सेकंड सर, देखिए अभी दिनेश जी ज्ञान बांटना बंद करो, ज्ञान बांटना बंद करो। आपने लगातार बोला, किसी ने नहीं टोका। मैंने अभी मलूक नागर जी से सवाल किया, आज तक नहीं की हत्या की निंदा, आज तक नहीं की। मलूक नागर को रोको ना। देखिए सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, अरे ये सीपीआई कहीं दिखती तो है नहीं, और आज भी ये बोलने पे लग रहे हैं इस्तीफा दो प्रधानमंत्री। अरे खुद खत्म हो गए तो क्या कह रहे समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं क्या प्रोफेसर दिनेश वासने जी, अभी आप कह रहे थे कि मेरे बीच में कोई टोका टोकी ना करे, अब आप खुद वही कर रहे हैं। दिनेश जी आप बहुत बुजुर्ग हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये इनका विचारों का दिमाग का दिवाला निकल गया है, और ये हॉपलेस हो गए हैं, और ये इतने घबरा गए हैं कि इनको तो बस किसी तरह प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को, और ये प्रधानमंत्री बन जाए। इनको समझ नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं बताया था, 24 मार्च संसद में देश के प्रधानमंत्री की स्पीच निकाल लो, उन्होंने कहा था कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है। तो फिर ये लोग झूठ बोल के गुमराह क्यों कर रहे हैं टेलीविजन पे? दूसरा ये कह रहे 4 मई से पहले क्यों नहीं करा, तो एक तो इनकी बात झूठी हो जाती है। अगर 4 मई से पहले ये चाह रहे थे कि रेट बढ़ाए, तो देश की जनता का पैसा क्यों ये चाहते थे कि रेट बढ़ जाए और उनका पैसा रेट में चला जाए? अरे आज पूरे वर्ल्ड में 12% से 56% तक, कहीं 17%, कहीं 22%, कहीं 37%, कहीं 42%, कहीं 47%, 56% तक महंगाई बढ़ी है, और हमारे देश में 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल पे नहीं बढ़ा है। फिर इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? जो 4 मई से पहले चाह रहे थे, क्यों चाहते थे 4 मई से पहले? अरे बात तो सुनो। दूसरा अनंत विजय सर, पेट्रोलियम मंत्री ने एक बात कही है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव जीत गया, अब जाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद से कई चुनाव देश में हुए, लेकिन कीमतें स्थिर रहीं, चुनाव के समय, चुनाव के बाद भी। तो ये आरोप लगाना ये गलत है कि ये चुनाव के लिए ये सब कुछ रोक कर रखा गया था। अनंत विजय सर, आपकी आवाज इको हो रही है सर। मैं ठीक कराता हूं सर आपकी आवाज। अभी कुछ लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या है। जी, मैं अजय बंसल सर। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है मेरी बीच में बात, पेट्रोल पंपों पर क्या सिचुएशन है इस वक्त तेल की? देखिए, जहाँ तक हमारे पंपों का है, हमारे पंप जो है 24 घंटे खुले रहते हैं और वो खुले हुए हैं। हाँ। तो एक चीज़ तो ये है कि हमारे पंपों पर किसी प्रकार की फ़िलहाल सप्लाई में दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि सप्लाई पीछे हमारे ऑयल कंपनी से आती है, वो नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल कंपनी का 1000 करोड़ रुपया अंदाजन के डेली का लॉस है। अच्छा। और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो ये आई है कि हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनका भी एक अच्छा खासी भागीदारी थी। जितनी भी हमारी ये जो है डिमांड थी पेट्रोल पंप पे डीजल, जो पेट्रोल डीजल की, जिसमें कि रिलायंस, एसआर है, ये सब लोग थे जो हमारे अभी नायरा करके जिनका पंप चलते हैं,
वो पंपों की उनके भी दाम बढ़े, उन्होंने भी दाम ज़्यादा नहीं बढ़ाए, उनके भी दाम में उनके अंडर कैपेसिटी रही, तो वो उन्होंने डिस्करेज करी सेल, जो कि शिफ्ट हुई हमारे पंपों पर। और उस पंपों का जहाँ भी नज़दीक पंप थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के, हमारे पंपों पर एक असामान्य एक सेल बढ़ी। उसके कारण से कंपनियों को ये लगा कि जो हम लोगों को जिस वक्त का जो घाटा है वो और बढ़ रहा है, कहाँ पर वो 24 रुपये पर लीटर का एक लॉस खा रहे हैं और 1000 करोड़ कर रहे हैं। दो चीज़ बताइएगा अजय बंसल साहब, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे तब तेल कंपनियों ने पैसा नहीं कमाया, मुनाफा नहीं कमाया। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, कमाया कि नहीं कमाया? यही कारण है। कहा जा रहा है कि साहब अभी ये घाटा झेल रहे हैं, तो जो उतने सालों कमाया उसका क्या? मेरे ख्याल से वो, अगर आप देशित और राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो जो उतना मुनाफा कमाया थोड़ा घाटा मेरे ख्याल से ये जो हुआ था ना, जो कदम नहीं। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था सोशल मीडिया में, कह रहे साहब पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, एकदम क्राइसिस हो गई, लोग गाड़ियों की लंबी लंबी कतार और गैलन लेके पहुंच गए थे। क्या वाकई में ऐसी स्थिति थी कि या फिर कोई एक भ्रम फैलाया जा रहा था? नहीं, ऐसा तो ये हुआ तो था कि हमारे पंपों पर एक भयंकर भीड़ हमने देखी। हाँ। ऐसी स्थिति देखी कि जहां पर नहीं, मतलब ऐसा था कि पेट्रोल पंप ड्राई हो गए थे, ड्राई तो ऐसे। अच्छा देखिए, जब एक किस्म से जब एक आदमी जो 100 लीटर बेचता था, हाँ। वो 1 घंटे में 100 लीटर बेच देगा दिन के बजाय, क्योंकि भीड़ इतनी है तो ड्राई होना निश्चित है। एक पैनिक था, पैनिक पे था। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले जब दाम कम हुए थे, जब क्रूड के दाम कम हुए थे, तब सरकारी कंपनी ने दाम क्यों नहीं घटाए? वो मैं इस बात का श्रेय बहुत अच्छे से इस सरकार को और मंत्री जी को दूंगा, जिन्होंने वो दाम ना घटा के आज जो हम लोग थोड़ा सरवाइव कर पा रहे हैं, आज ऑयल कंपनी दे पा रही हैं। तो हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि आप एक ऑयल पूल डेफिसिट, जो ऑयल पूल का ऊपर नीचे का है, उसको बना के रखें। ये हमने बहुत गहरा देखा है कि हर रोज दाम बढ़ाने घटाने से जो है इकॉनमी खराब होती है। तो मेरे ख्याल से जो 4 साल हमारे दाम नहीं बढ़े हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब दाम घटाने चाहिए थे तो घटाए नहीं गए, तो जब बढ़ाने थे बढ़ाए भी नहीं गए। तो इसलिए बहुत अच्छी है इस व्यवस्था। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस किया गया। हाँ, बहुत अच्छा रहा। नतीजा ये कि अभी जब बाकी कंट्रीज जब ईंधन के दाम बढ़ा रही है, हमारे यहाँ कम से कम अभी तक नहीं बढ़ा। मैं आनंद विजय सर आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अब इसको लेकर चुनाव से जोड़कर बहस की जा रही है कि आपको बहुत पहले स्टेप उठाना चाहिए था, बहुत पहले अपील की जानी चाहिए थी। अब चुनाव खत्म हो गया। जो पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि 22 के बाद से तो कीमतें नहीं बढ़ी हैं, कई चुनाव आए और गए, नतीजे भी आए और गए। प्रत्युष जी देखिए, आज के डेट में मैं अगर विचार करूं तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने संसद में जब कोरोना जैसे संकट की भविष्यवाणी की थी तो विपक्ष के इन्हीं नेताओं ने कोरोना और लॉकडाउन का भ्रम फैलाया था। तब इन लोगों ने कहा था कि कोरोना जैसा संकट आ गया, लॉकडाउन लग जाएगा। हमने और आपने इस पे कितनी डिबेट भी की थी कि ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। दूसरी बात, अभी मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जाजी बड़े बहुत विद्वान और जहीन प्रवक्ता, वो किस लिहाज, खैर उनकी पार्टी का ये तरीका है कि हल्के से आरोप लगा के निकल जाओ। उन्होंने अभी एक बयान दिया, पता नहीं आपका ध्यान उस ओर गया कि नहीं गया। उन्होंने कहा कि रसिया से गैस लेने की बात थी, गैस लेना बंद कर दिया हमने। क्या पता एप्स्टन फाइल की तरह से गैस लेने का हमने फैसला ले लिया, वो दबाव रहा होगा कोई। अरे कौन सा गैस लेने से बंद कर दिया रसिया से? रसिया से आज के डेट में भी तेल लिया जा रहा है। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय और संजीव झा दोनों देख लीजिए, लाइव ट्रैकर वेबसाइट है, उस पर देख लीजिए आज भी तेल खरीदा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल नजर आ रही है, हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। दरअसल आप लोगों का ये तरीका है कि अनसब्सटेंशिएटेड आरोप किसी पे लगाओ और निकल लो भ्रम का वातावरण बना के। कृपया अमेरिका के कहने से रोका था, नहीं रोका था, में हो, पूरा विश्व इस तरह की परिस्थिति में हो, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले आप क्या बार सोचिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, कोई आपत्ति नहीं है, वो किसी आलोचना से परे नहीं है। लेकिन इस तरह के भ्रम का वातावरण फैला के जनता को, अरे प्रोफेसर वार्ष्णेय हर जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं। आप लोग क्यों बिना मतलब की बातें करते हैं बैठ के टेलीविजन चैनल पे? जिस चुनाव की आड़ ले रहे हैं उसी चुनाव में बंगाल से लेके केरल तक में कहीं आपकी सरकार नहीं बची, इसी भ्रम वाले वातावरण की वजह से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि संजीव जाजी, आपको कम से कम इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कोई रसिया से तेल की आपूर्ति बंद नहीं हुई है, कोई गैस की कोई ऐसा नहीं था जिसको अमेरिका के दबाव में रद्द कर दिया। अगर कितना झूठ परोसा प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कि ईरान के नेता अयतुल्लाह खमैनी पे शोक प्रकट नहीं किया। अरे 4 दिन बाद जब उनके यहाँ गया तो जाके शोक प्रकट किया। वो एक इंटरनेशनल नॉर्म होता है सर। आप तो पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है सर आपने, बावजूद इसके आप ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है आप जैसे व्यक्ति को इस तरह के भ्रमित बताइए ना प्लीज। आनंद विजय जी प्लीज एक बात बताइए, क्या अमेरिका के कहने से भारत ने रूस से पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने बंद किए थे या नहीं किए थे?
फिर एक महीने नहीं के किए खुले थे सर, लिया, कभी छोड़ भी दिया, एक दिन भी नहीं किया था, एक क्यों दिन भी ऐसा नहीं किया था सर। क्यों नहीं अमेरिकी ने आपको सर, चीन की एक तरह दिन भी मना कर नहीं दिया किया कि था। हम नहीं मानेंगे तुम्हारी सर, भाषा आज बयान, तो तेल हम नहीं खरीद मानेंगे इतना तुम्हारा बयान। ट्रांसपेरेंट है क्यों कि नहीं आप हम ट्रैकर के भारत सरकार मूवमेंट ने से देख चीन वाला सकते हैं कि स्टैंड कितने उठाया तेल कि खरीदे हम जा भी रहे हैं, चीन की कितने तरह नहीं तेल खरीदे जा रहे खरीदेंगे। हैं। आप लोग आप अभी बोलिए भी ये हुआ 25 या नहीं साल हुआ? अरे क्यों आप गलत बात बोल रहे हो टीवी पे यार? कैसे पत्रकार हो आप? फैक्ट को गलत रख रहे हो। आप सर, मेरी पत्रकारिता को छोड़ दीजिए सर, राष्ट्र हित को सामने रख के झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मेरी पत्रकार के लिए पत्रकारिता पर आप जरूरी सवाल है खड़े कि वो करते खुद ही रहिए। पत्रकारिता एक सेकंड करे और ईमानदारी से फैक्ट्स को रखे। मुझे नहीं पता आप किसके समर्थक हैं, बेशक अजय जी, प्रदीप जी, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आ रहा हूँ। अजय जी 2013 में जब आपकी सरकार लोगों से अपील करती है कि साहब अभी सोने की खरीदारी कम कीजिए, जितना हो सके आप ईंधन की बचत कीजिए, तो वो उस वक्त देशहित में होता है। आज जब 2026 में प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं, तो ये देश के खिलाफ कैसे हो गया? ये देश के हित के खिलाफ कैसे हो गया? आप अगर 2013 में वो देश हित में था, तो ये देश के खिलाफ कैसे हो गया? अरे साहब, आपने बहुत अच्छी बात बात है। की 2013 में। अजय जी 2013 में जब वो अपील हुई थी, उस ये समय दो भारत के साथ की तरह है। की जो डॉलर बनाम रुपये का जो कीमत था वो 60 रुपए था। आज 95 रुपए पहुंच गया है। पहली बात, सिर्फ 10-12 साल में। प्रधानमंत्री जी उस समय मजाक उड़ाते थे इसी अपील का, याद कीजिए, आपके चैनलों ने भी दिखाए होंगे, क्योंकि उस समय आप लोग बहुत न्यूट्रल दिखाते थे। आज जो हालत है, हमारे वो जो चश्मा लगाए हुए हैं पत्रकार साहब, जिनको आप बुलाकर बैठाते हैं, मान कर चलिए आप तो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, लेकिन अब चैनल कितना रह गया है, हाउसेस, मीडिया हाउस का तो हाल सबने देख ही लिया है देश में। तो हमारे जो चश्मा लगाए हुए पत्रकार साहब, वरिष्ठ पत्रकार साहब, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन चश्मा कभी कभी बदलना भी चाहिए। पावर गड़बड़ा गया है लगता है, पावर सर्किल में रहते रहते पावर को संरक्षण देते देते। अरे भाई, आपकी सलाह के बाद कई बार बदला सर। जो हाल हुआ है रसा के साथ अच्छा बदल लिया आपने, चलिए अच्छा है, ईश्वर करे उस आगे बढ़े चीजें। रसा से आप रोज सलाह देते हैं, रोज मैं फ्रेम बदल लेता हूं सर। अमेरिका की अनुमति ली जाती है या नहीं हमें नहीं पता, और इजराइल जाना भी अच्छा ही था। ईरान के साथ आज जो संबंध हमारे हैं, यदि ठीक होते तो चाइना की तरह सप्लाई हमारे भी निर्बाध चल रहे होते, अभी भी हमारे टैंकर हरमुज में नहीं फंसे होते। तो इसलिए जो है ये विदेश नीति का फेल्योर सरकार का है। अपनी नाकामियों को जनता पर डालने का काम ये सरकार लगातार करती रही, हर बार ये काम की, और इस बार भी कह रही है जनता त्याग करे। जनता त्याग करेगी और आप एपेस्टीन फाइल में अपना नाम रिकॉर्ड में बनवाएंगे। प्रदीप जी, ऐसे नहीं चलता है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट उस तस्वीर को देखें, और आप सब ने उस तस्वीर को देखी होगी। मुझे लगता है कि आज उस तस्वीर को देखना भी जरूरी है। एक बार प्ले कीजिएगा उस तस्वीर को। नीदरलैंड के पूर्व पीएम है, आपको याद होगा 2024 में 14 साल तक सत्ता में थे, फिर जब सत्ता से निकले, पद छोड़ा, तो साइकिल से ही इनकी विदाई हुई। और ये मतलब अपने रोजमर्रा रूटीन में भी साइकिल का इस्तेमाल करते थे। और भी कुछ एक देश है जो कि, मुझे एक बात बताइएगा सर, ये जो अपील की जा रही है प्रदीप जी, अगर सारे माननीय, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, सभी दल के माननीय अगर एक नजीर पेश करें कि खुद से काफिला अपना छोटा कर दें, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, आम जीवन में भी, संकट के दौर में नहीं, हमें संकट के दौर में याद आती है, आम दिनों में भी, तो शायद बहुत ईंधन की बचत होगी। जो हम बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं ना, सेव वाटर सेव एनर्जी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको नहीं लगता प्रदीप जी? प्रत्युष जी, इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और किसी का भी जो काफिला होता है वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होता है। पर अगर किसी का काफिला सिर्फ और सिर्फ ईगो, एरोगेंस और जनता के पैसे को लूटने के लिए है, तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल का क्या दायित्व है पंजाब के अंदर? क्या वो पंजाब के मुख्यमंत्री है? क्या पंजाब के गृह मंत्री हैं? पंजाब के मिनिस्टर है? क्या है? 50 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल के आजू बाजू क्यों चलती है? ईंधन का वेस्टेज क्यों होता है? क्यों पंजाब की जनता का पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा लूट कर अरविंद केजरीवाल अपने आलिशान शीश महल में पंजाब में बैठे हैं? अगर वो सच में चुनावी प्रचार नहीं कर रहे होते तो उनको तो अपने दिल्ली के लोधी रोड पे घूमना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूं अजय भाई, कम से कम हम सब ने चश्मा पहना है, आपको डॉक्टर के पास अपने आंखों का नंबर चेक कराने की जरूरत है और चश्मा पहनने की जरूरत है, क्योंकि आपने एक डेटा नहीं देखा। सुनो,
अप्रैल 2012 के अंदर अप्रैल 2022 के अंदर लास्ट टाइम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। 4 सालों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। यूपीए में कभी ऐसे 4 साल नहीं हुए जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। आपको तो 2022 से लेकर के और 4 सालों तक पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्या थे? दूसरी बात, अरे जरा इंटरनेशनल मार्केट में इस दौरान कितने थे? इन्होंने बोला झूठ, बैरल प्रति डॉलर था, अजय भाई आपको चश्मा पहनने की जरूरत है। और तब आपने बोला रशिया से तेल नहीं ले रहे, तब आप 100 रुपए लिया। चश्मा इसलिए बदलवा कि 100 रुपए आपने लोगों का लूटा। आज का बयान है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में all agreements on energy supply to India। तो इतना बड़ा झूठ ये बोल रहे थे कि रशिया जो है वो तेल नहीं चल रहा। आज ही जाके रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत को हर तेल जो है भारत के साथ में तेल का सप्लाई करते हैं भाई। पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी पता नहीं तो ये क्यों वहां से अमेरिका ने अनुमति दे दी? क्या मोदी जी आनंद विजय सर अनुमति दे दी? आनंद विजय सर मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। आनंद विजय सर नहीं हमें हम आदत बदलते हैं जब कोई संकट सामने देखते हैं। क्यों ना कि नजीर पेश की जाए, बहुत अच्छी बात है। कई स्टेट ने, यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, कई राज्यों में शुरू कर दिया है। काफिले को छोटा किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के एक मंत्री मेट्रो में जा रहे हैं। तो क्यों ना ये जब हम संकट नहीं रहता है ऐसे भी आम दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ये माननीय करें तो जनता भी देख के प्रेरित होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रत्युष जी आप, बिल्कुल। लेकिन हमारे माननीयों की धमक बनानी होती है ना, उनको तो भौकाल जमाना होता है जनता पर। 6-8 गाड़ियां नहीं होंगी तो उनका भौकाल ही नहीं बनेगा सर। कोई अगर मेट्रो से उतर के, जैसे आप दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री हमारे मंत्री कोई साइकिल से चले जाएं तो कोई गेटकीपर गेट नहीं खोलेगा कि कौन है ये। तो इसमें पूरे समाज की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है प्रत्युष जी, कि हम इस तरह से कंडीशनड करें अपने आप को कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें एक नजीर के तौर पर लेके चले। हम आज एक छोटी गाड़ी चलाते हैं, हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि हमारे पास बड़ी लंबी सी गाड़ी हो। क्यों हो भाई? हमारी आवश्यकता उतनी लंबी गाड़ी में एक व्यक्ति के चलने की, हम क्यों ना एक छोटी गाड़ी ले लें? और कारपूल क्यों ना करें हम? अगर हम कार्यालय जा रहे हैं तो माननीयों के अलावा हम सब भी अगर कार जा रहे हैं, एक ही मोहल्ले से कहीं ऑफिस जा रहे हैं, तो कारपूल करने में कोई बुराई नहीं है। और ये सामान्य दिनों में किया जाना चाहिए प्रत्युष जी। संकट के समय तो करना ही चाहिए। अब प्रधानमंत्री के कहने के बाद अगर राज्य सरकारें कटौती कर रही हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझे लगता है अपील खत्म होने के बाद फिर वापस आ जाए। आने वाले दिनों में भी कम से कम पब्लिक इसको लेकर अवेयर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ ताल ठोकर में जोड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए इसी मिलते हैं। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।